हेलो दोस्तों, मैं आनंद चौधरी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिनों 9 तारीख की रात बेंगलुरु में महिंद्रा कंपनी में काम कर रहे बिहार के एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर ली। अतुल पर उसकी पत्नी निकिता ने दहेज और घरेलू हिंसा के कुल मिलाकर 5 केसेस लगा रखे थे और इन झूठे केसेस के जरिए उनसे हर महीने 40,000 रुपये हर्जाना के तौर पर लिए जा रहे थे और केस वापस लेने के नाम पर उनसे 3 करोड़ की असाधारण राशि की मांग की जा रही थी। इस घिनौने काम में निकिता की मां निशा सिंघानिया, यानी कि अतुल की सास, निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया भी सपोर्ट कर रहा था। अतुल के डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि मृत्यु पूर्व दिए बयान के मुताबिक इस मामले को देख रही भ्रष्ट महिला जज रीता कौशिक भी अतुल को प्रताड़ित और आत्महत्या करने के लिए उकसाती रहती थी। अंततः तंग आकर अतुल ने सुसाइड कर ली। दोस्तों, इस दुखद मामले में एक ऐसा सवाल पैदा हो गया है जिस पर किसी भी मीडिया चैनल ने अभी तक बात नहीं की है। वो सवाल ये है कि अतुल जैसे एक पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से भी मजबूत पुरुष आखिर सुसाइड करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? वजह है हमारे समाज में जहर की तरह फैल चुका महिलावाद, फेमिनिज्म। अब सवाल यह है कि महिलावाद क्या है? क्या है ये महिलावाद? वैसे तो महिलावादियों के कथनानुसार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर पुरुषों के बराबर खड़ा करके समाज में लैंगिक समानता लाना महिलावाद है। जबकि हकीकत में जमीनी स्तर पर आज महिलावाद के मायने ही बदल गए हैं। आज महिलावाद का मतलब पुरुषों से उनके अधिकार छीनकर महिलाओं को गैर जरूरी अधिकार देना, महिलाओं का झूठा महिमा मंडन करना और बिना वजह महिलाओं से पुरुषों को नीचा दिखाना, समय समय पर झूठी नारी शक्ति के नाम पर मर्दों से बराबरी का पाखंड करना, किंतु लाभ लेने के लिए अबला बनकर पुरुषों के मुकाबले अतिरिक्त विशेषाधिकार मांगना, मौका मिलने पर महिलाओं को देवी शक्ति और पुरुषों को रेपिस्ट बोलना ही आज महिलावाद है। महिलावाद आज आतंकवाद की तरह वो नासुर बन चुका है जिसके तहत पुरुषों के अधिकारों का हनन करके महिलाओं को गैर जरूरी अधिकार दिए जाते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल महिलावाद और पुरुष विरोधी कानूनों से तंग आकर लाखों पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के द्वारा की जा रही आत्महत्या दर महिलाओं की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। बड़े आश्चर्य और शर्म की बात है कि हर मुद्दे पर चर्चा करने वाली मीडिया महिलावाद जैसे ज्वलंत मुद्दे पर कभी कोई चर्चा नहीं करती। सनद रहे, एक राष्ट्रवाद के अलावा बाकी किसी भी तरह का वाद जैसे महिलावाद, प्रांतवाद, आतंकवाद और जातिवाद मुल्क और समाज के लिए दीमक की तरह खतरनाक है। सबसे पहले हम डाउरी एक्ट 498 ए पर बात करते हैं। दहेज प्रताड़ना के नाम पर बनाए गए डाउरी एक्ट 498 ए का किस तरह से बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है, इसकी एक बानगी देखिए। ये 11 मई सन 2003 की घटना है। एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक ग्रीन सिटी नोएडा की रहने वाली निशा शर्मा नाम की एक लड़की के घर मुनीश दलाल नाम के एक लड़के की बारात गई थी। मगर एन वक्त पर शादी के समय निशा शर्मा ने यह कहकर शादी से इनकार कर दिया कि लड़के वाले दहेज की डिमांड कर रहे थे। इतना ही नहीं, निशा शर्मा ने लड़के वालों पर दहेज का झूठा केस भी कर दिया। ये मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में यह केस 9 सालों तक चला। इस बीच मीडिया वालों ने बिना सच जाने निशा शर्मा को आयरन लेडी तक कहा। मगर एक दिन कोर्ट में नवनीत राय नाम का एक शख्स पहुंचा और उसने दावा किया
कि निशा शर्मा के साथ उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। तब जाकर कोर्ट में यह भांडा फूटा कि ये केस झूठा था और शादी न करने के लिए दहेज का झूठा बहाना बनाया गया था। ये केस झूठा साबित होने के बाद लड़के वाले को इस झूठे केस से छुटकारा मिल गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि ये केस फर्जी साबित होने के बाद भी आईपीसी की धारा 182, 211, 250 और 358 के तहत 498A का मिसयूज करने, झूठा आरोप लगाने, हरासमेंट करने आदि के जुर्म में निशा शर्मा पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और न ही उसे कोई सजा हुई। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि दहेज के 98% केसेस फर्जी होते हैं। असल में थोड़े से पारिवारिक झगड़ों में सिर्फ सबक सिखाने के लिए लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों पर दहेज का केस कर दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि दहेज लेने के साथ साथ दहेज देना भी जुर्म है। तो जब लड़की वालों की तरफ से ये केस किया जाता है कि लड़के वालों ने हमसे दहेज मांगा, हमने दहेज दिया, तो ऑटोमेटिक ये भी साबित हो गया कि आपने दहेज दिया, तो जुर्म तो उनके ऊपर भी साबित हो गया। लेकिन लड़की वालों पर दहेज देने के जुर्म में कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो हुई 498A की बात। इसके अलावा और भी लगभग 50 किस्म के पुरुष विरोधी कानून हैं महिलाओं के हित में। सबसे पहले लेते हैं मैरिटल रेप को। हालांकि भारत में अभी तक इस कानून को नहीं लाया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही लाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत अपनी पत्नी से उसकी मर्जी के विरुद्ध संबंध बनाना रेप के बराबर अपराध होगा और रेप के बराबर ही उसके बदले सजा मिलेगी। हालांकि पति पत्नी के बीच आपसी सहमति से ही संबंध बनाए जाए तो बेहतर है, लेकिन अब इसकी क्या गारंटी है कि इस कानून का दुष्ट स्त्रियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा मिसयूज नहीं किया जाएगा। आप संबंध बनाने से पहले अपनी पत्नी से स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर तो कराते नहीं हैं। बाद में आपकी पत्नी बड़ी आसानी से कोर्ट में आपके ऊपर रेप का मुकदमा कर देगी और उस वक्त आपके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैरिटल रेप जैसा घटिया शब्द महिलावादियों के दिमाग में आखिर कैसे आया। पति पत्नी के संबंधों में रेप जैसा शब्द ही कहाँ है। हाँ, अगर पति पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाए तो उसे घरेलू हिंसा की कैटेगरी में रखा जा सकता है, लेकिन हम इसे रेप कैसे कह सकते हैं। ये सरासर पुरुषों को फंसाने के लिए महिलावादियों के द्वारा लाया जा रहा एक काला कानून है। इसके अलावा और भी कई पुरुष विरोधी कानून हैं, जैसे मैरिटल रेप, संपत्ति का अधिकार, गुजारा भत्ता कानून, इंडियन एविडेंस एक्ट, एडल्ट्री एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल क्राइम बिल, डाइवर्स एलिमनी, रेप केस, 0 FIR का अधिकार, देर से शिकायत करने का अधिकार, दहेज हत्या, राइट टू इंटरनेट सेफ्टी IPC 354C, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू एनियोनिमी। इतने सारे पुरुष विरोधी कानून के बाद 1992 में महिला आयोग का भी गठन कर दिया गया। एक तो पहले से ही पुरुषों के खिलाफ इतने सारे पुरुष विरोधी कानून थे, ऊपर से दोबारा महिला आयोग का भी गठन किया गया। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग
या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो क्या महिला आयोग का गठन करना लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं है, पुरुष के साथ भेदभाव नहीं है? ये तमाम पुरुष विरोधी कानून है जिनकी बाबत मैंने आपको बताया, जिनकी वजह से वर्तमान में भारतीय पुरुषों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। रात दिन रेप रेप चिल्लाने वाली, महिलाओं का झूठा महिमा मंडन करने वाली और उनके शोषण की बात करने वाली भारतीय मीडिया कभी भी निष्पक्ष होकर इन पुरुष विरोधी कानूनों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। जेंडर इक्वालिटी का ढोंग करने वाली सरकार और न्यायपालिका को भी इन कानूनों की बाबत गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि भविष्य में दोबारा कोई और अतुल महिलावाद से तंग आकर अपनी जान न दे और मुल्क में सही मायने में लैंगिक समानता कायम हो सके। हर जेंडर के लोगों को समान रूप से न्याय और अधिकार मिले। अतुल जैसे किसी निर्दोष पुरुष को जेंडर के आधार पर दुष्ट महिलाओं, भ्रष्ट जज, न्यायपालिका और पुलिस के द्वारा प्रताड़ित न होना पड़े, क्योंकि खुद कानून भी यही कहता है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए पर किसी एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम उम्मीद और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अतुल सुसाइड केस जैसे दुखद घटनाओं की भविष्य में दोबारा पुनरावृत्ति न हो। अतुल को जल्द से जल्द न्याय और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद समाज को जागरूक करके एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना है जिस समाज में एक राष्ट्रवाद के सिवाय और किसी भी तरह का वाद ना हो, जेंडर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।